हम डेली 9 बजे शाम को रात को लाइव आते हैं, उसमें NIS से टॉपिक्स क्लियर करते हैं। तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये लगे कि सर टाइम वेस्ट होगा, बहुत बढ़िया होगा वो। और आप यहाँ पे आपको आई बटन में दिख भी जाएगी एक वो प्लेलिस्ट, आप उसको चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं डेली आप लोगों के लिए सुबह आपको डेली टाइम टेबल मिलता है DSSB या KVS के प्रिपरेशन के लिए। तो उसको आप अगर अपने अकॉर्डिंग माउल्ट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, एज इट इज फॉलो कर सकते हो। तो ये आपकी प्रिपरेशन को अच्छा ही बनाएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जिस स्टेज पे आप हो ना, 2 साल पहले मैं उसी स्टेज पे था। तो जो चीज़ कभी मुझे कमी खली ना, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली जनरेशन या मेरे जो यंग माइंड्स हैं वो उस चीज़ से हेलो भाई। कई दिन से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई कई सारे एग्जाम्स आ रहे हैं हमारे, DSSB PRT का फिल करें, DSSB TGT का फिल कर रखा है, रीट का है, उधर से सुपर टेट आ रहा है, KVS की प्रिपरेशन करें। तो एक छोटी सी बात बता देता हूँ पहले अपने बारे में, क्यों आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। ये टॉपिक अगर आपसे रिलेटेड है तो आपको ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए वो मैं बताता हूँ। जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरे पास DSSB था, पहले MCD, फिर अगले ही महीने DOE का था, उसके अगले महीने CTET का था, फिर KVS का था। 2 महीने के अंदर अंदर ये तीनों एग्जाम थे हमारे, 4 एग्जाम थे हमारे। तो पहली बात क्या थी कि हम सारे एग्जाम्स को एक साथ लेके चल कैसे सकते हैं। देखो, अगर आप इनको अलग अलग चीज मान के चलोगे ना कि भाई DSSB आ रहा है, फिर उसके बाद KVS का पता नहीं कब आएगा, CTET है सर कैसे करेंगे उसका, और पता नहीं मेरा तो होगा या नहीं होगा, अगर ऐसे हेक्टिक सा बना लोगे तो देखो प्रॉब्लम तो हो जाएगी। हाँ, एक थोड़ा सा कंसर्न तो जरूर होना चाहिए कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। मुझे भी होता था भाई, आप लोगों को भी होना चाहिए, और अच्छी चीज है यही आपको बाद में पुश करेगी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा उस टाइम लाइट मूड करो, अपना हल्का करो अपने आप को, और फिर आगे मेहनत करो दोबारा। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अपना ये देखो, सब आपने जाना कहाँ पे है। DSSB जाना, KVS में जाना है, या आपने रीट मतलब जो राजस्थान के जो निकले हुए हैं उसमें जाना है, या फिर आपको UP में जाना है। पहले तो वो अपना डिसाइड करो। जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि मेरा DSSB का भी मेन था, KVS का भी, लेकिन मुझे पता था 90% चांसेस थे कि DSSB हमें नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन ये जरूर था कि DSSB में अगर क्लियर हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा हमारा कि KVS के लिए फिर प्रिपरेशन में कोई ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। दूसरी चीज, क्या DSSB में कोई भी ऐसी चीज आती है, या क्या आपके बाकी एग्जाम्स में कोई भी ऐसी चीज आती है जो किसी दूसरे एग्जाम को हर्ट कर दे। समझ में आई? जैसे साइकोलॉजी अगर मैं कंप्लीट कर रहा हूं DSSB के लिए, कंप्लीट साइकोलॉजी कर ली मैंने, तो क्या कंप्लीट साइकोलॉजी मेरी KVS के एग्जाम को या KVS की प्रिपरेशन को हैम्पर करेगी? नहीं करेगी, ऑब्वियसली नहीं करेगी भाई। बस आपका मेन क्या है कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि KVS में आप ये कह दो कि सर ये मेन चीजें कर जाता हूं मैं बस, फिर तो भाई अब वही चीज है ना, बिल्कुल एज टू एज खेल रहे हो। एज टू एज मत खेलो। मैं जब भी प्रिपरेशन की बात आती है, जब भी आपको ये कहता हूं कि भी आप ऐसे ऐसे अपने आप को अपनी प्रिपरेशन करो, तो हमेशा मेरा एक ही कहने का मतलब होता है कि एज ए होल चलो। कभी भी जब भी एग्जाम देखोगे ना, जो लेटेस्ट एग्जाम होगा कभी भी सुन लेना, जब हमने एग्जाम दिया तो हम क्या कह रहे थे कि भी हमारा एग्जाम आज तक का सबसे डिफरेंट था, सबसे टफ था, और पता नहीं क्या क्या था। उसके बाद फिर KVS दिया, KV देते ही फिर हमने कहा कि KV का सबसे मुश्किल एग्जाम था। जो CTET दे रहे हैं ना तब से उनसे पूछ लेना चाहिए। जब हमने CTET दिया तो हम कह रहे थे कि CTET तो बड़ा अलग शायद आपकी बार बड़ा अजीब सा पेपर था। उसके बाद जिन्होंने CTET दिया तब वो कहते हैं कि भाई अब की बार का CTET और भी मुश्किल था। ये क्यों आती हैं चीजें? किसी को भी देख लेना, सभी ये बात कहते मिलेंगे। क्यों कहते मिलेंगे? क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें होके आती हैं। हमारा थोड़ा सा माइंडसेट भी चेंज होता है। जब हम घर पे मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं या घर पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब हमारे मन में एक चीज होती है कि कहीं ना कहीं हम बैक ऑफ द माइंड रिलैक्स होते हैं। समझ में आई? फुली डेडिकेटेड तो होते हैं, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड कहीं हमें ये नहीं होता कि इस एग्जाम में अगर मेरे 100 नंबर आ गए 200 में से तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वैसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि बस जितनी हमने 1 साल की तैयारी की होती है वो पूरी वहां पे उसके अंदर डालनी होती है। इसलिए थोड़ा सा हमें ये लगता है कि जो भी हमारा लेटेस्ट एग्जाम वो सबसे डिफरेंट आया है। एक चीज
अब फिर आता है कि भी हम सारे एग्जाम्स को लेके एक साथ कैसे हैंडल करें। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए भाई। मेरा मेन गोल था DSSB, सच बता रहा हूँ, मेरा लिटरली मेन गोल था कि DSSB क्लियर करना मैंने। लेकिन जैसे ही केवी ने ये कहा ना कि भी आप लेटेस्ट सीटेट क्लियर कर दो तो हम आपको ले लेंगे, फिर मेरा मेन गोल शिफ्ट हो गया इसकी तरफ, KVS की तरफ। लेकिन मुझे एक बात पता थी कि अभी KVS की वैकेंसी तो आ चुकी है, फॉर्म भी फिल हो चुके थे उस टाइम पे, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, अगस्त में। लेकिन एग्जाम अभी होने के चांसेस नहीं है। फिलहाल DSSB जरूर एग्जाम जल्दी दे देगी, तो इसलिए मैंने क्या रखा, जो मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू थी वो DSSB के लिए ही डेडिकेटेड रही। DSSB के लिए 20 नंबर के लिए अगर मैं GS प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्या वो मेरे KVS के 10 नंबर के GS के को हैम्पर करेगी? नहीं करेगी, बल्कि हेल्प करेगी, है ना। जो KVS मांगता था उस टाइम पे, जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम के लिए, PRT के लिए, कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन जब DSSB के लिए कर रहे थे तो उससे ऊपर ही जा रही थी, प्लस पॉइंट था। सेकेंड, क्या जो मैं इंग्लिश कर रहा था DSSB में, क्या वो KVS को की प्रिपरेशन को हैम्पर कर रही थी? नहीं कर रही थी। जो KVS मांगेगा वो ऑलरेडी DSSB की प्रिपरेशन में इंक्लूड हो रहा था। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इस चीज को इतना बड़ा टॉपिक या इतना बड़ा इश्यू मत बनाओ कि मैं पहले क्या करूं। जब आपसे ये पूछ रहे कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, समझ गए, तो भाई रीट में भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और यूपी टेट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, KVS में भी और DSSB में, सब में एक ही प्रधानमंत्री रहेगा। तो इतना हेक्टिक मत बनाओ, अपनी प्रिपरेशन के लिए खुद माइंड मैपिंग करो, प्लान बनाओ अपना कि आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपना सिलेबस, या फिर सिलेबस नहीं दो, अपना पैटर्न के अकॉर्डिंग या अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग, अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग, अपने मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बनाओ भाई। अगर आप इस परसेप्शन के अकॉर्डिंग या इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग चलने लग गए ना, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को देखोगे कि आप कुछ टाइम के बाद पॉजिटिव हो गए हर चीज को लेके। लेकिन अगर ये मान के चलोगे ना कि मैं करूं कैसे, मेरा तो DSSB आ रहा, KVS का पता नहीं कब आएगा या नहीं आएगा, DSSB में होगा या नहीं होगा, भाई देखो मेहनत करोगे तो हो जाएगा। अगर कहीं पे कमी रही तो कोई पहाड़ नहीं टूटने वाला। उसके बाद KVS की कभी वैकेंसीज आएंगी, कहीं और की आ जाएंगी, यूपी में आ जाएंगी, राजस्थान में आ जाएंगी, क्या पता हरियाणा में आ जाए या आपके एरिया में आ जाए। तो क्या आपने जो DSSB के लिए प्रिपरेशन की थी वो आपके उस पर बाकी पर्टिकुलर एग्जाम्स को हैम्पर करेगी? क्या नहीं करेगी ना भाई। मैं DSSB का बार बार एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने DSSB के लिए मेनली फोकस किया था। अगर आप पहले से ही राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें ये देखो कि उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो DSSB को या फिर उनको कवर नहीं कर पाती, अगर आपने दोनों का फॉर्म फिल कर रखा है तो जो राजस्थान वाले में आ जाती है उनको तो करो बड़े बिल्कुल फोकस तरीके, प्राइमरी फोकस अपना वहीं पे रखो जहां आपने जाना है। लेकिन प्लान बी को मत छोड़ो। प्लान बी जैसे 100 नंबर की साइकोलॉजी आ रही है, अब आपने कर लिया कि मैंने साइकोलॉजी कंप्लीट करनी है, तो क्या आप ऐसा मान के चल सकते हो कि रीट में मैं आधी साइकोलॉजी करके चला जाऊंगा या केवी में मैं आधी अधूरी साइकोलॉजी से ही पास हो जाऊंगा? अगर इस माइंडसेट के चल रहे हो तो भाई मैं प्लीज आपसे एक हेल्प रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर 10 नंबर की या 20 नंबर की साइकोलॉजी आ रही है तो मैं आधी अधूरी थियरी के साथ ही चला जाऊंगा, नहीं होती भाई ऐसी चीजें। देखो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, मेरा स्कूल भी होता है, शाम का 8 बजे के बाद का टाइम तो मेरा पूरा ही यूट्यूब के लिए चला जाता है। आप लोगों के लिए टाइम टेबल बनाना, आप लोगों के लिए फिर क्या कहते हैं लाइव क्लास लेना, और पूरा दिन फिर मेरा स्कूल में चला जाता है। फिर भी मैं दिन में टाइम निकाल के अपना 2-2.5 घंटे बचते मेरे पास, बस उनमें मैं पढ़ाई करता हूँ। उसी पढ़ाई को फिर मैं 9 बजे की लाइव क्लास में आप लोगों को दिखा देता हूँ। कभी भी ऐसा मत करो कि मान लो एक चीज मैंने पढ़ा दी, वही चीज आपने कहीं और से पढ़ ली, फिर थर्ड पर्सन से वही चीज पढ़ दी। पढ़ो, रिसर्च करो, वो चीज अच्छी है, लेकिन ऐसा करो कि आपकी जो भी आपका सोर्स हो ना वो दूसरे सोर्स का कॉम्प्लीमेंट्री हो। अब इसका क्या मतलब है, इसको मैं ऐसे बता रहा हूं, मान लो आपने DSSB के लिए प्रिपरेशन करनी है, प्राइमरी फोकस आपका DSSB PRT है, आपने उसके लिए किया कि भाई देखो साइकोलॉजी उसमें 100 मार्क्स की आती है, मतलब साइकोलॉजी मतलब सेकंड पार्ट कर रहा हूं मैं, या आपका प्राइमरी फोकस ये है कि DSSB के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं, मैं PRT KV के लिए एलिजिबल हूं सर, तो मैं तो उसकी प्रिपरेशन में अभी से लग गया सर। ठीक है, बहुत बढ़िया है। उसमें इंग्लिश आपकी, आपको पता है कि 10 नंबर की इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की आपकी पेडागोजी टाइप इंग्लिश आएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब देखो साथ साथ में आपको यह भी पता है कि KVS के बाद फिर कभी ना कभी तो DSSB की दोबारा फिर से निकलेंगी। ठीक है, KVS की के लिए आप प्राइमरी फोकस रखो,
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होंगी जो केवीएस में आपको लगेगा कि ये कुछ पिछले टाइम से हमने देखा कि ये चीजें नहीं आती, उन पे थोड़ा सा कम कर दो। लेकिन एक चीज याद रखो कि वो डीएसएसबी में जरूर आती है, तो उनको सेकेंडरी पे रखते हुए कहीं और से जब आप पढ़ो ना उन टॉपिक्स को, तो उनको कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज करो अपने लिए कि भाई ये मेरा प्राइमरी ये है, इसको पूरा करेगा ये सोर्स मेरा। जैसे मैं एनआईएस कर रहा हूँ, मतलब आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। आप कोचिंग ले रहे हो, कोचिंग लीजिए, सेल्फ स्टडी ले रहे हो, सेल्फ स्टडी से करिए, मॉक टेस्ट वगैरह से कर रहे हो कहीं पे, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहिए। अपनी मतलब जिस भी तरह कहीं और बुक से पढ़ रहे हो उससे करते रहिए। मैं एनआईएस करवा रहा हूँ, तो एनआईएस आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाएगा। ये 40 मिनट की हमारी क्लास होती है, उसमें ऐसा नहीं कि एनआईएस में मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ। उसमें अगर मान लो इसकी स्किनर्स की थ्योरी आ गई, पावलोव की थ्योरी आ गई, तो मैंने कंप्लीट बता दिया उसके बारे में, इतना बता दिया कि कहीं पे आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनआईएस में भी नहीं है वो चीजें, वो भी चीजें मैंने इधर उधर से रिसर्च करके आप लोगों के लिए कलेक्ट करके एक जगह पे पढ़ा दिया आपको। इस तरह से अपने प्रिपरेशन करो भाई कि आप एक जगह की प्रिपरेशन आपकी दूसरी जगह की तैयारी को हैम्पर ना करे, और इसी माइंडसेट के साथ चलो। कभी भी हैम्पर करती भी नहीं आप एक एग्जाम, कभी दूसरे एग्जाम को हैम्पर नहीं करेगा अगर आप होलसम मेथड से चलोगे। तो अगर ये मान के चलोगे कि केवीएस का सिलेबस अलग है, भाई केवीएस में अगर पॉलिटिकल साइंस आ रही है तो क्या डीएसएसबी की पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाएगी? उससे नहीं होगी ना, तो वही एक ही है। तो प्लीज अपने माइंडसेट चेंज कीजिए थोड़ा सा, प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, प्लीज थोड़ा सा साथ साथ कुछ क्रिएटिव करते चलिए, प्लीज अपने आप में इन्वेस्टमेंट करिए भाई, ना कि 4 चांद लगा देंगे ये सारी चीजें। तो मेरी यही एडवाइस है, जो भी कभी भी आपको लो फील हो तो प्लीज अपने थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करिए, प्लीज उस टाइम पे मॉक टेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा हल्का टाइम टेबल रख लीजिए उस टाइम पे, ताकि आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वो हो। कभी थोड़े से कम मार्क्स आ जाए तो प्लीज उससे डिमोटिवेट मत होइए, वो एक नेचुरल चीज है। मैं आज भी एग्जाम देता हूँ, मॉक टेस्ट देता हूँ, तो मेरे भी कई बार कम मार्क्स आ जाते हैं, तो नेचुरल सी चीज है ना भाई। क्या मैं कोई मतलब हम कोई ऐसे थोड़ी दूसरी दुनिया से आए हैं, हम भी तो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, प्रिपरेशन करेंगे तो कम मार्क्स भी आएंगे, प्रिपरेशन करेंगे तो ज्यादा मार्क्स भी आएंगे। जहां हमें करने लगे उसमें हम थोड़ी सी चीजें कुछ ऐड कर लेंगे। इस तरह से प्रिपरेशन करो। तो बताना ये सेशन कैसा लगा, और मेरा जो भी इनिशिएटिव है उसके बारे में आपकी क्या थॉट्स हैं वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाओ कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।